हेलो गाइस, गुड इवनिंग। एक छोटा सा टॉपिक बच गया था आपका, इन्फ्लेशन। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे आज की क्लास में ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं बस वही पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा ऐसे डिटेल में पढ़ना हो तो ये 4-5 क्लासेस का टॉपिक है कम से कम भी, तो हम इसको एक क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने मेरे से बेसिक से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, तो इसको हम ज़्यादा बेसिक पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे, इंपॉर्टेंट बातें वही हम करेंगे, ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हो? सबसे पहले आपको कोई पूछे कि इन्फ्लेशन का मतलब तो महंगाई होता है, लेकिन महंगाई को किस तरीके से डिफ़ाइन करोगे? महंगाई को डिफ़ाइन किस तरीके से करोगे? देखो, या तो आप बोलोगे कि जो करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाना, परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी क्या हो जाना, वो डिक्रीज़ हो जाना। क्या हो जाना? डिक्रीज़ हो जाना। मतलब आपके पास जो करेंसी है, अगर आप मार्केट में कुछ लेने जाते हो तो उनकी पावर कम हो जाती है। देखो, करेंसी कम नहीं होती है, पावर कम होती है। जहाँ पे आपका, कैसे मैं बोलता हूँ कि एक पेन है, एक पेन उसका प्राइस था 10 रुपये, लेकिन आज वही एक पेन मार्केट के अंदर 15 रुपये का आ रहा, मान लीजिए। तो आप क्या बोलोगे कि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया। पैसे भी वही है, चीज़ भी वही है, बस लेने के लिए आपको इस पर पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। मतलब कि जो आपके पैसों की वैल्यू है वो कम हो चुकी है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है, उसको मैं बोलूँगा कि इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाए, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो कि जो जनरल प्राइस लेवल होते हैं, जनरल जो प्राइस लेवल हैं वो क्या होंगे? प्राइस क्या होंगे? वो हाई हो जाएंगे, मतलब इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे या हाई हो जाएंगे। तो ये छोटी सी बात है, इन्फ्लेशन को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। जब आपके पैसों की परचेजिंग पावर कम हो जाए उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन होना, या चीज़ों का प्राइस बढ़ जाए उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन होना। और आपको भी पता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन कौन करता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको कंट्रोल करता है। दोनों का इंटेंशन क्या होता है? महंगाई को स्टेबल रखना। कुछ हद तक महंगाई सही है और उससे ज़्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो दिक्कत होगी, अगर चीज़ें बिल्कुल सस्ती होगी तो भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये छोटा सा था इंट्रोडक्शन कि इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हो। हाँ, एक छोटा सा रिलेशन लिखो। अगर आपको कोई पूछे, मैं बोलता हूँ व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस। प्राइस और मनी में रिलेशन कैसा होगा? प्राइस और मनी में रिलेशन कैसा होगा? अगर चीज़ों का प्राइस बढ़ना मतलब महंगाई बढ़ना। अगर प्राइस बढ़ेगी, या इसी को मैं बोल सकता हूँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर मैंने लिखवा भी दिया कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या? प्राइस बढ़ना। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपकी मनी पे? मतलब मनी की वैल्यू क्या हुई? मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई। मनी की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज़ हुई। तो ये रिलेशन कैसा हुआ, मुझे आप बताइए। रिलेशन कैसा बना? डायरेक्ट रिलेशन बना कि इनडायरेक्ट रिलेशन बना? आप बोलोगे रिलेशन कैसा बना? इनडायरेक्ट रिलेशन बना। कैसा बना? इनडायरेक्ट रिलेशन। तो याद रखना, प्राइस, देखो ये कॉमन सी बातें होती हैं, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, आपको अपने आप समझ आएगा। भाई, पैसों की जो मनी वैल्यू है वो कम हुई तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ी, तभी तो कम हुई। प्राइस बढ़ा तभी तो कम हुआ। तो ये कुछ ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं होती है, ये आप प्रैक्टिकली होके सोचो तो ये सारी चीज़ें समझ आती हैं आपको, ठीक है। सब कुछ आपको समझ आएगा, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो कैसा रिलेशन होता है? इन्वर्स रिलेशन, या आप इनडायरेक्ट रिलेशन, या बोल सकते हो नेगेटिव रिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिलेशन, या आप बोल सकते हो इन्वर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन इसमें नाम दे सकता है वो। ये हो गया आपका प्राइस और उसके बीच का रिलेशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी हम एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिसके बिहार पे पूछा जाता है
कि इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का टूल क्या होता है। मेजरमेंट टूल्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का टूल्स क्या होता है, इंडिया में इन्फ्लेशन किस तरीके से मेज़र किया जाता है। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले एक होता है आपका WPI और एक होता है आपका CPI, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एक होता है आपका CPI और दोनों में कौन सा सही है जिसको इन जनरल हम लोग यूज़ करते हैं, इसको हम जैसे ही पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसको बोलते हैं WPI की फुल फॉर्म क्या होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। और CPI की फुल फॉर्म क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये मेथड होते हैं, एक WPI मेथड, एक होता है CPI मेथड, जो इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के टूल्स होते हैं। WPI की फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI की फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, दोनों को कौन देखता है, कौन सा डिपार्टमेंट देखता है। WPI को कैलकुलेट कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कैलकुलेटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। WPI की फुल फॉर्म क्या होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके बिहाफ पे हम लोग चेक करते हैं कि महंगाई कितनी आई है। इसको कैलकुलेटर कौन करता है, कौन निकालता है इसको निकालता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र। इसका बेस ईयर कौन सा होता है, बेस ईयर का मतलब कि किसके साथ कंपेयर किया जाता है, कि उस टाइम पे इतनी थी अब इतनी होगी, इतना % इन्फ्लेशन आया है। तो इसका बेस ईयर आपका 2011-12। ठीक है, 2011-2012 इसका 11 से 12 के बीच का जो टाइम है वो है आपका बेस ईयर। ठीक है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। अगर मैं WPI की बात करूं, WPI की, तो इसमें कितने गुड्स एंड सर्विस की बात होगी, 697 गुड्स इंक्लूडेड इन WPI मेथड। जब आप WPI मेथड से इन्फ्लेशन निकालते हो तो इसमें कम से कम 697 गुड्स को इंक्लूड किया गया। उन सब का प्राइस देख के आप बता सकते हो ओवरऑल कि महंगाई बढ़ी है कम हुई है, इन्फ्लेशन आप बता सकते हो। ठीक है, 697 गुड्स की बात हो रही है और यहाँ पे कोई भी सर्विस इंक्लूड नहीं होती, नो सर्विस। और आपको पता है कि सर्विस मेन है, टर्सरी सेक्टर के अंदर आती सर्विस, तो सबसे मेन है वो। लेकिन इसमें जब आप WPI मेथड से इन्फ्लेशन निकालते हो तो आप लोग इसमें सर्विस को इंक्लूड नहीं करते, मतलब सर्विस को देखते ही नहीं हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ CPI की, CPI की, तो इसमें आप लोग बोल सकते हो कि ऑल रिमेनिंग गुड्स। खैर ये तो आपसे नहीं कोई पूछेगा कौन कौन सी चीज़ आती है, जितने गुड्स बच गए वो सारे आएंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या आएगा, ऑल सर्विस इंक्लूडेड, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आया था, अगर आपको पूछा जाए कि जनरल मेथड कौन सा है जिससे आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हो, तो इसका आंसर होगा गाइस, इसका आंसर होगा CPI। क्यों CPI? क्योंकि यहाँ पे सारी सर्विस इंक्लूड हो जाती हैं, ऑल सर्विस इंक्लूडेड। ठीक है, ऑल सर्विस इंक्लूडेड। अब देखिए आगे, अगर आपने सुना भी होगा कि DA मिलता है ना, DA मिलता है, DA गवर्नमेंट एम्प्लॉय को DA मिलता है। DA क्या होता है, DA होता है डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई भत्ता मिलता है ना, जब महंगाई बढ़ जाती है तो DA मिलता है,
ये डीए क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा डीए दिया जाता है। तो इसको भी सीपीआई मेथड से ही देखते हैं, ये भी सीपीआई के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये भी सीपीआई के अंदर आता है। पॉलिसी कौन बनाता है आपकी? पॉलिसी कौन बनाएगा? जितनी भी बनाएगा इसके रिलेटेड पॉलिसी प्रिपेयर्ड बाय, ये भी आपका सीपीआई मेथड से बनाई जाती है। जो भी पॉलिसी बनेगी वो किसको देख के बनाई जाएंगी? सीपीआई मेथड के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। ठीक है, सीपीआई मेथड के अकॉर्डिंग आपकी सारी की सारी पॉलिसी बनेगी इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के टूल्स के बारे में पता चल गया होगा कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई क्या है, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर या जनरल मेथड कौन सा है, वो सीपीआई है। सीपीआई इसलिए है क्योंकि उसमें सारे टाइप की सर्विस भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये दो मेथड थे। अभी हम आगे बात करेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें बस छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइप्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहले जहाँ तो इन्फ्लेशन होगा स्लो स्लो बढ़ेगा, महंगाई स्लो स्लो बढ़ेगी, या नॉर्मल रेट से बढ़ेगी, या एकदम से महंगाई फास्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, या वेरी फास्ट, और लास्ट में आके क्या बोल सकते हो? लास्ट में आके आप बोल सकते हो अनकंट्रोल। कौन सी? अनकंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाए। तो स्लो को बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप बोलते हो कौन सी महंगाई है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब रेंग रेंग के चलने वाली चीज़ होती है ना, क्रीपिंग। तो ये वाला बेसिकली गुड होती है, हमारी इन्फ्लेशन के हिसाब से गुड होता है। देखो, थोड़ी सी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, थोड़ी सी महंगाई होनी चाहिए मार्केट में, क्योंकि थोड़ी सी महंगाई होने से ये होता है कि अगर थोड़ी महंगाई है तो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड थोड़ी ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इन्फ्लेशन का एम्प्लॉयमेंट का डायरेक्टली रिलेशन होता है, और इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ इनडायरेक्टली रिलेशन होता है। और नॉर्मल को क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं क्रीपिंग के बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन, मतलब चलती हुई महंगाई। और इसके बाद फास्ट में मतलब क्या हो जाएगा? रनिंग, दौड़ती हुई महंगाई। और वेरी फास्ट, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, ये कौन सी होती है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब महंगाई बहुत तेज है उसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और लास्ट में आ जाती है आपकी हाइपर, जैसे फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे कंट्री में जब इन्फ्लेशन आया था, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था, महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि उनको एक टाइम खाना खाने के लिए मतलब बैग भर के नोट चाहिए होते थे। तो मैंने क्या बोला, इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है कि मनी की वैल्यू डाउन हो जाना और प्राइस बढ़ जाना। और जिम्बाब्वे में जब हाइपर इन्फ्लेशन आया था उस टाइम पे अगर आप मैच देखने जाओगे तो आपको एक टिकट लेने के लिए बैग भर के पैसा, मतलब गाड़ी भर के जाते थे पैसा लेके, और गाड़ी में सब्जी वगैरह लेके आते थे। मतलब इतना महंगाई होने के बाद ये हाल हो गया था। तो उसको बोलते हैं हाइपर, जिसको बोलते हैं अनकंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। ये है आपके इन्फ्लेशन के टाइप। तो आपको बोला जाए सबसे अच्छा इन्फ्लेशन कौन सा होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा सर? क्रीपिंग या स्लो क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो वो हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है ये भी समझ लो, क्योंकि इन्फ्लेशन का रिलेशन कैसा होता है? एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट होता है। ठीक है, और वो बात अलग है कि इंडिया में उल्टा चल रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता बेसिकली, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उल्टा हो गया। तो होता क्या बेसिकली, जैसे ही महंगाई बढ़ेगी, थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी महंगाई बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इसी के साथ आप ऐसे ही बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन का
इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। तो एक ही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। और इसको बोलते क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये किसने बताया था हमें, किसने दी थी ये लॉ? इसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या बोलती है, फिलिप्स कर्व बोलती है कि इन्फ्लेशन का अनएम्प्लॉयमेंट से इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयमेंट होना, तो एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन होना भी अच्छी बात है, लेकिन कुछ हद तक, हाइपर नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल ज़्यादा चला गया तो मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, डिसइन्फ्लेशन किया जाता है, मतलब महंगाई कम की जाती है। और डिप्रेशन इसका टोटली अपोजिट होता है, वो हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। तो ये थे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हमें पढ़ना है कि इन्फ्लेशन होता क्यों, रीज़न क्या होते हैं, इन्फ्लेशन आता क्यों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से मैं जितने पॉइंट लिखवाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे पता चल जाएगा इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। बेसिकली इन्फ्लेशन सबसे मेन डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही इन्फ्लेशन डिपेंड करेगा। मुझे बताइए, अगर चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा बताइए, महंगाई बढ़ेगी कम होगी? तो आप बोलोगे महंगाई भी बढ़ जाएगी। भाई जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ऐसे बोल सकते हैं कि सप्लाई के साथ कैसा रिलेशन है, अगर सप्लाई कम होगी तभी आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर रिलेशन पूछे आप डायरेक्ट बता सकते हो। आपको बोले बताइए डिमांड और इन्फ्लेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, आपका आंसर होगा सर डायरेक्टली रिलेशन है, क्योंकि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। अच्छा, सप्लाई और इन्फ्लेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, आप बोलोगे सर इन्वर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्टली रिलेशन है। सप्लाई कम होगी तभी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि चीज़ों की सप्लाई कम हो जाएगी तो उनकी डिमांड तो बढ़ेगी। जो चीज़ें मार्केट में कम है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भरेंगे। चलिए, पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, लॉजिकली सोचो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा लोग होंगे खरीदने वाले। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपको बोले कि क्रूड ऑयल प्राइस, कच्चे तेलों का प्राइस बढ़ गया, तो बताइए इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कम होगा? तो बढ़ेगा। कच्चे तेल महंगे हो गए तो आगे तेल भी महंगा मिलेगा। अच्छा, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, कुछ भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं निकालने। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ जाए तो बताइए महंगाई बढ़ेगी कम होगी? तो डेफिनेटली बढ़ेगी सर। क्यों बढ़ेगी? भाई मान लो एम्प्लॉय की सैलरी कर दी 10 लाख मंथली। अब जो मार्केट में चीज़ें वो इतनी सस्ती हैं कि 10 लाख वाला व्यक्ति कोई भी गाड़ी खरीद के ले आएगा अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ तो सैलरी तब बढ़ती है जब महंगाई बढ़ती है, क्योंकि महंगाई को देख के सैलरी कम ज़्यादा होती है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सैलरी को देख के महंगाई नहीं बढ़ेगी। और बेसिकली इनडायरेक्ट ऐसे ही बोल सकते हो कि सैलरी बढ़ी तो मतलब इन्फ्लेशन भी बढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी, सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी क्या होता है कि मार्केट के अंदर पैसों का फ्लो, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा चला गया, लिक्विडिटी कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करती है आपकी आरबीआई, ठीक है। CRR वगैरह बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर करेंसी मार्केट में बढ़ेगी तो चीज़ें महंगी होंगी सस्ती होंगी। भाई मार्केट में इतना पैसा आ गया, सबके पास पैसा ही पैसा है, तो चीज़ें भी उसी प्रकार महंगी होती चली जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते आप सीधे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखवाए जिसकी वजह से क्या होती है, महंगाई कम ज़्यादा होती है। महंगाई बढ़ने के मैंने सारे रीज़न बता दिए। अब आपको बोल दे कि पॉपुलेशन कम हुई, इसका मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो कम होगा, तो आंसर भी कम हो जाएगा। अगर सप्लाई बढ़ी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। खुद सोचो कि मार्केट में चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। जब मार्केट में इतनी सारी चीज़ें आ गई, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, एक दुकान वाला महंगी दे रहा है, दूसरे पे चले जाओ, तीसरे पे, अब सबको बेचना तो है ही है। इस तरीके से महंगाई सस्ती करनी पड़ेगी उसको। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, महंगाई को कंट्रोल करने के। बेसिकली महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपकी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों काम करती हैं, जिसमें आपको फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी आता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ बचा तो कुछ मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ठीक है, डिमांड की वजह से होने वाला इन्फ्लेशन, उसको आप यही बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होना। ठीक है, डिमांड और कॉस्ट से भी होता है, कॉस्ट से भी होता है, जैसे आप बोल सकते हो ये भी इसका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, चीज़ों की कॉस्ट बढ़ने से, अगर कॉस्ट बढ़ गई चीज़ों की तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, चीज़ें महंगी होगी, अगर कॉस्ट मतलब बनाने की कीमत ज़्यादा होगी तो महंगी बिकेगी, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कॉमन सी बातें आप कर सकते हो। मैं भी आपको 2-4 डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसको करने के बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। इन्फ्लेशन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किसके कम ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ती है, तो महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, 2 मेथड होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। बाकी इसके मेथड कौन से होते हैं मेजरमेंट करने के, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए छोटी छोटी डेफिनेशन लिखते हैं। एक लिखिए बॉटलनेक इन्फ्लेशन। चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले देखिए बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है। बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है, ऐसे याद कर लो कि बॉटल की नेक से, ठीक है बॉटल नेक है ये, जो बॉटल की नेक है, गर्दन है, वहाँ से चीज़ें निकलना कम हो गया, लेकिन डिमांड तो वही है, डिमांड तो उतनी है, तो उसको बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन। मतलब अगर आपकी सप्लाई, मैंने बता तो दिया कि सप्लाई कम होने से, अगर सप्लाई बहुत कम होगी और डिमांड आपकी सेम है, डिमांड सेम है, इससे जो इन्फ्लेशन होने वाला इन्फ्लेशन है उसको क्या बोलेंगे, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तो आपको याद कैसे रखना है कि बॉटल से क्या हुआ था, सप्लाई आना बंद हो गई थी, कम हो गई थी बहुत, जिसकी वजह से महंगाई है। ठीक है, बाकी मैंने बता तो दिया कि सप्लाई कम होने से इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद मैंने बताया हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन टीवी में चलती है, कोई इंपॉर्टेंट ही होगी तभी हेडलाइन चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हेडलाइन तब आएगी टीवी में जब हर चीज़ की वजह से टोटल इन्फ्लेशन आ गया, पूरा की पूरा। एक चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आया, एक चीज़ की वजह से, सिर्फ डिमांड की वजह से नहीं आया, जितने आपने पढ़े पॉपुलेशन, हर एक चीज़ की वजह से इन्फ्लेशन आ गया, जिसमें आप बोल सकते हो कि जितने ऑल गुड्स एंड सर्विस, जितने भी गुड्स एंड सर्विस, इन सब की वजह से अगर इन्फ्लेशन आ जाए उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो टीवी में हेडलाइन चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब कोर, कोर क्या होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर। अब कोर कौन सी चीज़ है जिसको सबसे इम्पोर्टेंट होती है महंगाई में। अगर आपका इन्फ्लेशन किसकी वजह से आया, फूड आइटम्स एंड फ्यूल कॉस्ट। सबसे पहले आपको खाना चाहिए और आपको चलने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए साधन चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ऐसे बोलोगे हेडलाइन में से माइनस करोगे ये सारा, मतलब जो हेडलाइन था जिसमें टोटल इन्फ्लेशन था, हेडलाइन था जिसमें टोटल इन्फ्लेशन था, इसमें आप क्या बोलोगे, हेडलाइन में से माइनस कर दो फूड आइटम और फ्यूल कॉस्ट को छोड़ के जितने इन्फ्लेशन है वो सारे कौन से आ जाएंगे, कोर इन्फ्लेशन। कौन से आ जाएंगे, वो कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हेडलाइन में क्या आता है, हेडलाइन में आता है जितने भी गुड्स एंड सर्विस हैं उसमें से आपको माइनस क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ फूड आइटम्स निकालने हैं और कॉस्ट निकालना है फ्यूल का, उसके बिना जो बच जाएंगे वो सारे किस में आएंगे, वो आएंगे कोर में। अच्छा, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, स्ट्रक्चर मतलब पॉलिसी ही गलत है आपकी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें ही प्रॉब्लम है। मतलब मान लीजिए आप कच्चा तेल का व्यापार कर रहे थे, वहाँ पे आपने कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी, मैंने पढ़ाया था ना आपको टैक्सेशन में, कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी, इसकी वजह से तो महंगाई आ सकती है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। सबसे पहले बोलेगा कि बॉटलनेक इन्फ्लेशन क्या होता है, जब सप्लाई कम हो जाए, डिमांड सेम लगे, उस तरह से इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, बॉटलनेक इन्फ्लेशन। अच्छा, आपको बोलेगा बताइए हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो बोलेगा जितने गुड्स एंड सर्विस है वो सारे के सारे महंगी होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है। एक मैंने बोला कोर इन्फ्लेशन, कोर में क्या आएगा, सारे हेडलाइन तो आएंगे लेकिन हेडलाइन में आपको 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी, एक फूड और एक कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, उसके बाद आगे स्ट्रक्चर में पॉलिसी ही गलत है, पूरी पॉलिसी के सिस्टम की वजह से आपका पूरा की पूरा इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इसमें से कोई डेफिनेशन पूछ ले आपसे। चलिए
अब आपको मुझे बताना है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय, किसके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक तो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, दोनों कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपको मुझे आंसर में बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है और आरबीआई क्या करती है। मैंने ऊपर क्लास में डिस्कस भी करा है, ये पॉइंट बोला भी है मैंने। तो आपको बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसी यूज़ करती है और आरबीआई कौन सी पॉलिसी यूज़ करती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। तो ये था आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे इन्फ्लेशन हो सकता है, टाइप क्या क्या है इसके। तो ये कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ आप इन्फ्लेशन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी बनेगा आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनता ही वही है कि इसके बढ़ने से इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क आएगा। मैंने सारे पॉइंट आपको लिखवा दिए और समझा भी दिया। तो उम्मीद करता हूँ इन्फ्लेशन से अब आप क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। तो चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत से और रिवीजन से आपको सिलेक्शन मिलेगा। इसके बिना और कोई भी शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।